हेलो एंड वेलकम टू इकोपीडिया। आज इस क्लास में हम कैल्डर का ग्रोथ मॉडल स्टडी करेंगे। कैल्डर का जो ये ग्रोथ मॉडल है ये 1957 में आया। इससे जस्ट पहले 1956 में जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल आया था। करेक्ट। तो ये जो निकोलस कैल्डर हैं 1957 में वो एक आर्टिकल, एक ऐसे लिखते हैं जो कि इकोनॉमिक जर्नल में पब्लिश होता है 1957 में, और उसी आर्टिकल में वो ये मॉडल अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस आर्टिकल का, उस ऐसे का नाम था ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट। अच्छा, अब ये जो कैल्डर का ग्रोथ मॉडल है ये दो चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट हेरोडियन डायनेमिक अप्रोच एंड दूसरा है किन्जियन टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। करेक्ट। एक तो है हेरोडियन डायनेमिक अप्रोच एंड दूसरा है किन्जियन टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। करेक्ट। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो कैल्डर का जो ग्रोथ मॉडल है, कैल्डर अपने ग्रोथ मॉडल में जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको वो एंडोजीनियस वेरिएबल मानते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस को एंडोजीनियस वेरिएबल मानते हैं। वहीं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको वो कंप्लीटली जो है एक्सोजीनियस वेरिएबल मानते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले रॉबर्ट सोलो का जो मॉडल था वो स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि टेक्निकल प्रोग्रेस को एक्सोजीनियस वेरिएबल माना हुआ है। करेक्ट। बट कैल्डर का मॉडल टेक्निकल प्रोग्रेस को एंडोजीनियस वेरिएबल मानता है। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है। दूसरा, कैल्डर, निकोलस कैल्डर जो उनका मॉडल है वो टेक्निकल प्रोग्रेस को डायरेक्टली लिंक करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ। ठीक है, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो रेट होगा वही ग्रोथ रेट जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस का भी होगा। ठीक है, तो वो मानता है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेट से इन्वेस्टमेंट होगा वही टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होगा, टेक्निकल प्रोग्रेस भी वही होगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा, कैल्डर फर्दर स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी, एंड वो क्या पाते हैं उसमें कि व्हाई सम सोसाइटीज आर ग्रोइंग सो मच फास्टर देन द अदर्स, कि कुछ सोसाइटीज जो हैं वो दूसरी कुछ सोसाइटी से कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से ग्रोथ करती हैं। तो ही फाउंड, वो पाता है कि इट इज नॉट इकोनॉमिक वेरिएबल्स बट नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स एक्चुअली डिटरमिन द रेट एट विच द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। कि जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो एक्चुअली डिटरमिन करते हैं ग्रोथ रेट को। और ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स और कुछ नहीं है, ये पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है कैल्डर का, ये दो स्टेजेस पे अंडर दो कंडीशंस ये काम करता है, ऑपरेट करता है। फर्स्ट तो इसमें जो है वो है कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, दैट हाउ डज द कैल्डर्स ग्रोथ मॉडल operate under the situation of constant population, constant working population, and दूसरा जो है इसके अंदर वो है expanding population, that how does the Calder's growth model operate under the situation of expanding population. Correct. तो ये दो स्टेजेस पे कैसे काम करता है ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और इससे पहले एज यूजुअल जैसे हम अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, सो पहले एक छोटा सा ग्लैंस हम अजम्पशंस का ले लेते हैं, देन हम मेन मॉडल पे मूव करेंगे। करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं अजम्पशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 अजम्पशंस ली हैं। कहीं पर कुछ जो है ज़्यादा भी हो सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन हमारी है, it is based on the Keynesian full employment assumption in which the short period supply of aggregate goods and services is inelastic. ठीक है, तो ये जो है Keynesian full employment का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है लॉन्ग रन पर इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करती है। ठीक है, तो अभी इकोनॉमी मान सकते हैं कि अभी इकोनॉमी जो है वो शॉर्ट रन पर है, तो शॉर्ट रन पर जब अनडेविएटेड होगी वो, ठीक है, तब वो लॉन्ग रन पर जाकर के फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करेगी। ये किन्जियन जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो उसको यहां पर बोरो किया गया है इस अजम्पशन में। ठीक है। अच्छा, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड अजम्पशन इज इनकम कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स। अब कैल्डर का जो मॉडल है वो इनकम जो है वो दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दो सोसाइटीज को कंसिडर करता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू W प्लस P। तो
Y जो है वो इनकम है और इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। W रिप्रेजेंट करता है वेजेस को जो कि मैनुअल लेबर का वेजेस है, एंड P रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर मतलब कैपिटलिस्ट क्लास का है। ठीक है, तो दो ही सोसाइटीज, दो ही क्लासेस को कंसीडर करता है कैल्डर का मॉडल। करेक्ट। नाउ थर्ड assumption is total savings consist of savings out of wages and savings out of profit। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इनकम है जब ये दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो सेविंग भी ये दो ही सोसाइटीज मतलब ये दो ही क्लास करेंगी। ठीक है, तो एक सेविंग होगी वेजेस मतलब मैनुअल लेबर, ठीक है, और दूसरी जो सेविंग होगी वो आउट ऑफ प्रॉफिट होगी मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेविंग कर रहे हैं और मैनुअल लेबर सेविंग कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, करेक्ट, एंड इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रॉफिट, वेजेस एंड प्रॉफिट, करेक्ट। देन इसको हम लिखेंगे S इक्वल्स टू S स्मॉल w प्लस S स्मॉल p। तो जो ये सेविंग्स है, सेविंग किसके बराबर होगा? सेविंग इक्वल्स टू सेविंग आउट ऑफ वेजेस S स्मॉल w प्लस S स्मॉल p। ये क्या है? सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो दो ही क्लास में इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो दो ही क्लासेस, दो ही सोसाइटीज जो हैं वो सेव भी कर रही हैं। ठीक है, तो सेविंग आउट ऑफ वेजेस जो है वो मैनुअल लेबर के बारे में बात की जा रही है और सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो दो ही क्लासेस जो हैं वो सेविंग्स कर रही हैं। नाउ फोर्थ assumption इज प्रॉफिट्स इन द इकोनॉमी आर ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट का फंक्शन मानता है। नाउ फिफ्थ assumption इज टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो ये हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी इस बारे में बात की थी कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन पर डिपेंड करती है। ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टार्टिंग में कि जो टेक्नोलॉजी है उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ कैल्डर मॉडल में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेट से हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस भी होगा। ठीक है, नाउ sixth assumption is prices are assumed to be constant, monetary policy has a very little role to play। इसका मतलब है कि जो प्राइजेस हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम करता है, मतलब जितने भी कैल्डर मॉडल में मैक्रो वेरिएबल्स हैं मतलब इनकम, वेजेस, प्रॉफिट, कैपिटल, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट प्राइस पर मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, नाउ सेवेंथ assumption जो कि लास्ट assumption है ये है चॉइस ऑफ टेक्निक्स इज ऑल्सो एज्यूम टू अल्टर विद द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो मोड ऑफ टेक्निक्स है वो भी डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके रेट ऑफ एक्यूमुलेशन पे, कि जिस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से आपकी मोड ऑफ टेक्निक्स होगी जो चॉइसेस हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। करेक्ट, तो ये हमारी कुछ 7 assumptions थी। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्डर मॉडल का जो मेन कंटेंट है, मेन मॉडल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में बात की थी, आपको ध्यान हो तो कैल्डर का जो मॉडल है ये दो स्टेजेस में, दो सिचुएशन में ऑपरेट करता है। एक तो कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन है एंड दूसरा जो है सेकंड इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। करेक्ट, कैल्डर मॉडल operates under two stages। फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन, करेक्ट, एंड दूसरा क्या है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। करेक्ट। अब फर्स्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन की। ठीक है, टू नो
that how does Kaldor model operate under constant working population. We need to understand following functions. We need to understand following functions. ठीक है, तो कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में, करेक्ट। एंड देन हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, करेक्ट। एंड थर्ड हम बात करेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं कैल्डर मॉडल में सेविंग फंक्शन किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, अब सेविंग फंक्शन जो है कैल्डर मॉडल में वो हमें दिया है एस टी इक्वल्स टू अल्फा पी टी प्लस बीटा वाई टी माइनस पी टी। ये हमारा कैल्डर मॉडल में सेविंग फंक्शन है, करेक्ट। अब इसका फटाफट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या चीज है ये। अब देखिए, जो एस टी है ये रिप्रेजेंट करता है करंट सेविंग को, तो इसको हम लिखेंगे सेविंग इन टाइम पीरियड टी। टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, करेक्ट, करंट टाइम। तो सेविंग जो है करंट टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल करंट सेविंग। तो ये जो हमारा है ये सारा कंपोनेंट से मिलकर हमारा टोटल सेविंग हो गया, करेक्ट। उसके बाद पीटी क्या है? पीटी इज प्रॉफिट इन टाइम पीरियड टी, करेक्ट। इसी तरीके से जो वाई टी है वो क्या है? इनकम इन टाइम पीरियड टी, करेक्ट। होप ये आपको समझ आ रहा होगा, यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो है ये अल्फा और ये बीटा। ये दोनों क्या चीज है? अल्फा एंड बीटा जो है ये दोनों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या है? अल्फा इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ प्रॉफिट अर्नर्स, करेक्ट। तो हम यहां लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एमपीएस, एमपीएस ऑफ प्रॉफिट अर्नर्स, करेक्ट। नाउ बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वेज अर्नर्स, MPS of wage earners, करेक्ट। तो वेज अर्नर्स मतलब जो मैनुअल लेबर है उसका जो सैलरी है, इनकम है, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो सेविंग हो रहा है मतलब MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो सेविंग है आउट ऑफ इनकम, करेक्ट। तो जो अल्फा है और जो बीटा है वो रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ प्रॉफिट अर्नर्स एंड वेज अर्नर्स, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारी टोटल सेविंग है वो दो चीजों से मिलकर हमारी टोटल सेविंग बन रही है कैल्डर मॉडल में। एक तो हमने बात की थी सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एस स्मॉल पी, एंड प्लस एस स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज मार्जिन सेविंग आउट ऑफ वेजेस, करेक्ट। तो ये जो सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज अल्फा, एंड सेविंग आउट ऑफ वेजेस
दिस इज बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ प्रॉफिट अर्नर्स एंड वेज अर्नर्स। ठीक है, तो ये चीज बात है, मतलब दो ही क्लास को जो है कंसीडर करता है कैल्डर मॉडल, ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। तो एक तो प्रॉफिट अर्नर मतलब कैपिटलिस्ट क्लास एंटरप्रेन्योर्स जो वो सेव कर रहे हैं, और दूसरा जो है मैनुअल लेबर है तो वो भी सेव कर रहे हैं, बीटा उनके लिए है और प्रॉफिट अर्नर्स के लिए अल्फा है। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें केयरफुली हम समझेंगे इसको। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं समझने लायक। तो देखिए, अब ये कहता है आगे कि जो अल्फा है, देखिए अल्फा की जो वैल्यू है, वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो कहता है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी कैल्डर मॉडल में। ठीक है, सेविंग फंक्शन में। और आगे कहता है कि जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से कम रहेगी। करेक्ट। सो फिर आगे कहता है जो बीटा की वैल्यू है या तो वो 0 के बराबर रहेगी या फिर उससे ज्यादा रहेगी, आइदर इट इज हायर देन 0 और इक्वल टू 0। करेक्ट। तो ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो अल्फा की जो वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी एंड जो बीटा की वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्डर मॉडल में जो सेविंग फंक्शन है वो जो कैपिटलिस्ट का जो सेविंग है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और जो बीटा है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो वेज अर्नर्स है, उनको वो कम प्रायोरिटी देता है, ज्यादा वो प्रायोरिटी अल्फा को देता है। मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, करेक्ट, तो उसको वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और जो वेज अर्नर्स की जो सेविंग है, करेक्ट, जो सेविंग आउट ऑफ वेजिस है, उसको शिफ्ट करने की बात करता है प्रॉफिट अर्नर्स की सेविंग में। करेक्ट। तो ये चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट। तो ये चीज समझने वाली है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बीटा है, बीटा आइदर इट इज हायर देन 0 और इक्वल टू 0, इसमें दोनों ही हमारी कंडीशन हो सकती है। या तो ये 0 से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में वेज अर्नर जो मैनुअल लेबर है वो कुछ ना कुछ सेव कर रहे होंगे, एंड अगर ये इक्वल होता है तो फिर वो जो है कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये था इसका सेविंग फंक्शन। नाउ अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में। सॉरी, इससे पहले हमने सेविंग फंक्शन को स्टडी किया था, तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। ठीक है, तो कैल्डर का जो ग्रोथ मॉडल है उसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, देखिए जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो है हमारा KT इक्वल टू अल्फा डैश YT माइनस 1 प्लस बीटा डैश ब्रैकेट PT माइनस 1 अपॉन KT माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय YT माइनस 1। करेक्ट। तो ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है बेसिकली इसका जो मतलब है वो क्या है कि ये जो KT है, KT क्या है, हमारा करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक का, ये मतलब बताता है कि ये जो करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल है हमारा किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये दो चीजों का रिलेशन है, एक तो YT माइनस 1 एंड दूसरा PT माइनस 1 अपॉन KT माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय YT माइनस 1। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये चीज है, ये क्या है, प्रीवियस ईयर का जो आउटपुट था, जो GDP था, एक तो वो है, और अल्फा डैश बेसिकली क्या है, ये प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो YT माइनस 1 जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटपुट था, जो GDP था। ठीक है, और प्लस जो हमारा प्रीवियस स्टॉक ऑफ कैपिटल था उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ये उस चीज को यहां शो कर रहा है। बीटा डैश क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट को शो कर रहा है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया था प्रीवियस स्टॉक ऑफ कैपिटल पे। ठीक है,
तो ये दो चीजों का रिलेशन है हमारा जो करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ठीक है, इसको आगे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, IT माइनस IT इक्वल टू KT प्लस 1 माइनस KT। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हम ऑलरेडी करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए कि हमारा जो करंट कैपिटल है उसको हमने माइनस कर दिया प्रीवियस ईयर के कैपिटल से, तो इसमें क्या निकल आएगा, इसमें हमारा चेंज निकल आएगा कि कैपिटल में कितना चेंज आया। तो कैपिटल में जितना चेंज आता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, डेल्टा के क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है हमारा। ठीक है, और एक चीज इसमें और दी हुई है इन्वेस्टमेंट फंक्शन में कि जो अल्फा डैश है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इसी तरीके से बीटा डैश ऑलवेज हायर देन 0। ठीक है, तो ये जो अल्फा डैश एंड बीटा डैश है उसको सेविंग फंक्शन के साथ रिलेट ना करें, ये अल्फा डैश और बीटा डैश इन्वेस्टमेंट फंक्शन में दोनों अलग है। ठीक है, जो सेविंग फंक्शन में थे वो डिफरेंट थे। अच्छा, तो होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, बहुत बेसिक सा सिंपल सा ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन था। ठीक है, और इस रिलेशन को, इस फंक्शन को हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में इसे लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब हम आगे चलते हैं और टेक्निकल फंक्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने सेविंग फंक्शन के बारे में बात की, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब देखिए सेविंग फंक्शन में हमें पता लगता है कि किस तरीके से कितना सेविंग होता है कैल्डर मॉडल में, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पता लगता है कि हमें किस तरीके से और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन के बारे में। टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, तो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन क्या है, यहां पर yt प्लस 1 माइनस yt अपॉन yt। ठीक है, तो ये इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अल्फा डैश। अल्फा डैश बेसिकली क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, ये टेक्निकल प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बीटा डैश दैट इज रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट IT अपॉन KT। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा K अपॉन K। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I अपॉन K हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको हम लिख देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है, डिपेंड्स अपॉन टेक्निकल प्रोग्रेस एंड प्लस रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तो जो रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है, अभी हमने स्टार्टिंग में मॉडल के डिस्कस किया था, बात की थी कि जो हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस है इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जिस रेट से इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेट से हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस भी होगा। ठीक है, ये तो हम शुरुआत से ही जानते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जिस रेट से होगा वही हमारा जो है टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आगे कैल्डर मॉडल कहता है कि जो अल्फा है, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इज ऑलवेज हायर देन 0। मतलब कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगा ही, जिस रेट से इन्वेस्टमेंट होगा, जिस भी रेट से जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है, लिंक्ड है
इन्वेस्टमेंट से, तो जिस रेट से इन्वेस्टमेंट होगा वो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, तो अल्फा डैश जो है वो ऑलवेज हायर देन 0 रहेगा, ठीक है। और आगे कहता है बट जो बीटा डैश है इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें बोलता है कि बीटा डैश ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से ज्यादा रहेगा, मतलब जो रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है वो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्यों रहेगा, ठीक है। तो जो बीटा डैश है मतलब रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है वो 1 और 0 के बीच में रहेगा, 1 से कम रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि देखिए स्टार्टिंग में हमने बात की थी इसमें कि जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट है हमारा वो करंट ईयर में हमारा कैपिटल बन गया, ठीक है। अब पूरा कैपिटल तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ आउट ऑफ दैट उसमें से कुछ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, जो आई है के ज्यादा रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा और इन्वेस्टमेंट हमारा कम रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम रहेगा, तो इसको हम सपोज मान लेते हैं 1/4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1/4 मानेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा ना, इसी के बारे में ये कैल्डर मॉडल बात कर रहा है कि ये जो है ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है कैपिटल उसको तो इन्वेस्टमेंट पे नहीं डाल सकता ना एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है इसका निकलेगा 0.25, तो यही बात हो रही है यहां पर कि ये जो है हमेशा 1 रहेगा, 1 से कम रहेगा, ठीक है, और 0 से ज्यादा रहेगा, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा ही, किसी रेट से तो होगा ही, तो इसी के बारे में बात हो रही है, यही इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में, ठीक है। तो होप यहां तक आपको समझ आया होगा, और अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, फिर हम इन तीनों चीजों को ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब फटाफट इस ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 फंक्शन को स्टडी किया, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। अब ये 3 फंक्शन जो है ये ग्राफिकल फॉर्म में हमने लिए यहाँ पर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एंडोजीनियस मानी गई है कैल्डर मॉडल में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम इस बारे में बात करते आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल एक्यूमुलेशन का, करेक्ट। तो यहां पर हमने ग्राफ में हॉरिजॉन्टली हमने लिया है प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो मतलब IT/KT जो है टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में वो चीज हमने यहां ली है, मतलब डेल्टा K/K ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल वो हमने हॉरिजॉन्टली लिया है, ठीक है। और ये इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो रहा है पीरियड दर पीरियड, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया है प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ इनकम, तो यहां हमने आउटपुट लिया है, ठीक है, YT+1 माइनस YT/YT, ये चीज हमने जो आउटपुट है मतलब डेल्टा Y/Y, ठीक है। तो ये चीज हमने आउटपुट को लिया है वर्टिकल एक्सिस पे। नाउ ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ जो ये कर्व है 45 डिग्री का जो लाइन है, इस पे ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये स्टेडी ग्रोथ पॉइंट्स हैं, जहां पर आउटपुट जो है वो कैपिटल के रेट के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का समान रूप से ग्रोथ होगा, इसका कहने का मतलब है 45 डिग्री का लाइन, करेक्ट। एंड TT जो कर्व है ये जो है टेक्निकल प्रोग्रेस को बता रही है, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं जल्दी से। ये जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इनिशियल जो कैपिटल है, ठीक है। अब ये इनिशियल कैपिटल हमने यहां पर इसको इन्वेस्टमेंट किया A1 पे, और A1 से जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए इतना, बट जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, देखिए यहां तक हमें आउटपुट मिलना चाहिए इक्विलिब्रियम, मतलब डेल्टा Y/Y जो है वो डेल्टा K/K के इक्वल है यहां पर, बट अगर ये यहां तक हमें आउटपुट जो मिल रहा है, इसका मतलब जो रेट ऑफ इनकम है वो हायर देन रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है, ठीक है। तो आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, इनकम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और कैपिटल का जो रेट है वो कम है, ग्रोथ रेट यहां पर।
तो इसका मतलब यह है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको साथ लेके चलता है कैल्डर का मॉडल, और उसी की वजह से हमें ये एक्सेस आउटपुट मिल रहा है यहां पर। करेक्ट। अब नेक्स्ट पीरियड में भी सेम यही चीज होगी। अब ये जो बढ़ी हुई आउटपुट है इससे हमारा इनकम, सेविंग, प्रॉफिट फाइनली बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है उसको नेक्स्ट टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सपोज हम इसको मान लेते हैं 2018, ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड में हमने इन्वेस्टमेंट किया 2019 में A2 पर। करेक्ट। तो हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा इक्विलिब्रियम यहां पे होना चाहिए। ठीक है, बट हमारा आउटपुट जो है वो एक्सेस आउटपुट हो रहा है। अगेन यही चीज यहां रिपीट हुई है, फिर नेक्स्ट पीरियड में भी यही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलता है मॉडल, इसलिए जो है कम इन्वेस्टमेंट और आउटपुट अधिक हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज कंटिन्यूटी में रिपीट होती जाएगी और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी यहां G पर। ठीक है, तो ये यहां पर जब इससे आगे जब ये चीज इन्वेस्टमेंट होगा तो यहां पर क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही कैल्डर का जो ये ग्राफ है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे हाईएस्ट जो आउटपुट है हमें यहां पे मिलेगा। तो यहां पर जब सब चीजें आकर के यहां मिलेंगी तो उसके बाद जब होगा तो फिर ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उतना आउटपुट यहां जितना आउटपुट हमें मिल रहा है उतना आउटपुट हमें यहां से स्टार्टिंग में जो मिल रहा है फिर उससे कम होता जा रहा है, उससे फिर कम होता जाएगा और यहां पे पहुंचने के बाद फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो उससे अधिक नहीं जाएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो होप यहां तक आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ है हमने कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग समझा है। नेक्स्ट हम एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। ये फिगर नंबर 1 था। ठीक है, और फिगर नंबर 2 जो है उसको हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जब पॉपुलेशन जब बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूं, उसके बाद हम उसे स्टडी करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, नाउ इससे पहले जो चीजें हमने स्टडी की वो सब कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से हमने स्टडी किया। नाउ अब जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या चीज है? जो जहां पर जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। ठीक है, वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, और इस चीज को फर्स्ट हम इस फिगर के थ्रू स्टडी करेंगे, देन हम एक फर्दर इक्वेशन के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। नाउ जो कैल्डर का जो ग्रोथ मॉडल है, कैल्डर ने अपने ग्रोथ मॉडल में माल्थुसियन कॉन्सेप्ट को लिया है। ठीक है, सो माल्थस का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का थ्योरी है उसको आप एडिशनली पढ़ लें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैल्डर the growth rate of population is a function of the rate of increase of means of subsistence। इसका कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो इनकम पर निर्भर करता है। आपकी इनकम बढ़ती है, देन फिर कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन भी बढ़ती है, पॉपुलेशन का भी ग्रोथ होता है। ठीक है, बट आगे कहता है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ इनफाइनाइट नहीं होगा, एक लेवल पर, सर्टेन लेवल पर, लिमिट पर जाकर रुक जाएगा। मतलब किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एक लेवल पर, लिमिट पर जाकर रुक जाएगा। हालांकि हर कंट्री का अपना अपना ग्रोथ रेट अलग अलग है, बट इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा, एक लेवल पर जाकर रुक जाएगा। तो ये जो फिगर है ये भी यही चीज मेंशन कर रहा है कि एल पॉइंट पर ये मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर पहुंचा, देन कर्व फ्लैटर हो गया। ठीक है, और ये लैम्डा के इक्वल है अब। करेक्ट, तो यही चीज बता रहा है कि एक लेवल पर जाकर रुक जाएगा ड्यू टू सम एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस फैक्टर्स। तो कुछ एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस रीजंस की वजह से ये वहां जाकर रुक जाएगा, एंड फर्टिलिटी इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो फर्टिलिटी जो है उनमें मुख्य कारणों में से एक है। करेक्ट, अब देखिए इस फिगर पे हमने हॉरिजॉन्टली क्या लिया है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को लिया, एंड वर्टिकली हमने लिया है प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ओ वाई, दिस इज ओ वाई हमारा कर्व है इनकम का, इनकम शो कर रहा है, एंड पी एल लैम्डा दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नाउ फर्स्ट कैल्डर ने इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाया है। वो क्या चीज है? जीटी
जीटी क्या है? परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इनकम, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, मतलब जो हमारा करंट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ठीक है जी। उसके बाद आईटी, आईटी क्या है? परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो एक्चुअल जो करंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आईटी है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। लैम्डा, लैम्डा क्या है? दिस इज मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर होगा आपको? ठीक है, होप। नाउ आगे कहता है कैल्डर मॉडल कि आपका जो जीटी है, जीटी क्या है? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ठीक है, सो दिस इज लेस देन लैम्डा। देन कहता है कि जो आपका आईटी है फिर वो आपके लैम्डा से भी अधिक होगा। ठीक है, मतलब इफ actual growth rate of income is less than maximum growth rate of population, then actual growth rate of population is greater than, is higher than maximum growth rate of population। कहने का मतलब ये है, यहां कैल्डर शॉर्ट रन को समझाना चाह रहे हैं कि शॉर्ट रन पे हो सकता है आपका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो आपका इनकम इक्वल हो सकता है लैम्डा के, हो सकता है वो उससे नीचे हो, कम हो, या हो सकता है वो उससे अधिक हो। ठीक है, तो ये जो है कहता है कि लॉन्ग रन पे ये दोनों चीजें, मतलब जीटी एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड आईटी एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दोनों लैम्डा के बराबर होंगे, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की तरफ ही मूव करेंगे लॉन्ग रन पर। तो ये जो है उसके बराबर हो जाएंगे लॉन्ग रन पर। तो ये थी इसकी फिगर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग। नाउ इसको हम इक्वेशन के थ्रू इसको स्टडी करेंगे कि लॉन्ग रन पर क्या कंडीशन होगी कि जिससे कि ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट कैल्डर ने क्या कहा कि जो कैल्डर ने अपने मॉडल में जो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन लिया, उन्होंने एंडोजीनियस टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन लिया। ठीक है, ठीक है, तो वो जो है एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आप एम्बॉडिड एंड नॉन एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को एडिशनली पढ़ लें। ठीक है, क्या होता है वो। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन की। तो कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी? yt प्लस 1 माइनस yt अपॉन yt लैम्डा सॉरी अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश it अपॉन kt ब्रैकेट क्लोज्ड। ये इक्वेशन थी, पीछे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो अब क्या है कि अब हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को इसमें इंक्लूड कर देंगे। सो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या चीज है? हमने स्टार्टिंग में भी इसको समझा था, पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? yt प्लस 1 माइनस yt अपॉन yt माइनस लैम्डा। सो लैम्डा क्या है? मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा लैम्डा। ठीक है, अब अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश it अपॉन kt माइनस लैम्डा। यहां भी हमने इसको माइनस कर दिया इनकम से लैम्डा को, और दूसरी तरफ हमने यहां पर भी लैम्डा को इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया।
करेक्ट। तो हमने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसमें ये जो है किस तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम जीटी मान लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने मान लिया जीटी, माइनस कर दिया लैम्डा के साथ अल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश, नाउ जीटी माइनस लैम्डा। करेक्ट। सो इसको भी हमने जीटी माना, इसको भी हमने जीटी लिख दिया। उसके पीछे क्या रीजन है इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले हमने 45 डिग्री की लाइन है ये, ठीक है। सो इससे पहले जो हमने फिगर स्टडी किया था जो कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से था, तो वहां पर हमने क्या लिया था, हॉरिजॉन्टली हमने लिया था IT अपॉन KT ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, और वर्टिकली हमने लिया था ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। करेक्ट, YT प्लस 1 माइनस YT अपॉन YT। ठीक है, तो इनका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था जिसे हमने कहा G पॉइंट, स्टेडी स्टेट पॉइंट, दिस इज। ठीक है, तो इसको हमने G माना। यहां पे हमारा कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ इनकम ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं आकर के, तो इसलिए हम इन्हें GT लिख सकते हैं, इसको भी GT लिख सकते हैं। मतलब कहने का GT इक्वल टू YT प्लस 1 माइनस YT माइनस YT इक्वल IT अपॉन KT। ठीक है, ये इसके बराबर है और वो उसके इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको GT क्यों लिखा है। ठीक है, अब हम इसे GT यूज यहां पर कर सकते हैं। सो हमने यहां भी GT लिया एंड यहां भी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, GT माइनस लैम्डा ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। करेक्ट, अल्फा डबल डैश बाहर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये GT है GT माइनस लैम्डा और ये GT माइनस लैम्डा ये कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, GT माइनस लैम्डा। करेक्ट, एंड ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस बीटा डबल डैश। करेक्ट, अल्फा डबल डैश। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, GT माइनस लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा डबल डैश अपॉन 1 माइनस बीटा डबल डैश, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर होगा, स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये जो GT माइनस लैम्डा है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा बन गया अब रियल ग्रोथ रेट। देखिए जो GT माइनस लैम्डा, जब ग्रोथ रेट ऑफ इनकम में से हमने ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को माइनस कर दिया तो क्या हो गया, रियल ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट। ठीक है जी, और ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, अब अल्फा डबल डैश अपॉन 1 माइनस बीटा डबल डैश, ये बन गया हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। ठीक है जी, अल्फा डबल डैश अपॉन 1 माइनस बीटा डबल डैश, दिस इज टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। सो होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो कैल्डर मॉडल कहता है आगे, कैल्डर मॉडल कहता है कि अगर इस कंडीशन से हमारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन अगर ठीक चलता है तो पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, पॉपुलेशन कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, अगर हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन ठीक चलता है। इसीलिए कैल्डर ने टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को इंपॉर्टेंस दिया है, एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। अब यही चीज आपको समझ आनी चाहिए कि इसीलिए कैल्डर मॉडल जो है वो सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, सो हमने ये चीज स्टार्टिंग में भी स्टडी किया कि जो इनकम है, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेजेस
एंड प्रॉफिट, ठीक है। एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन सेविंग आउट ऑफ वेजेस। सो इसीलिए अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि इसीलिए जो है सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ज्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। क्योंकि कौन गवर्न करता है, इन्वेस्टमेंट क्लास जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को गवर्न करती है, ठीक है। और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जो है वो फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और उसी से फिर हमारा ग्रोथ रेट जो है ड्राइव होता है, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए एंड होप आपको यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।